Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about Advanced Surveying. एडवांस सर्वे एक सब्जेक्ट है जो कि डिप्लोमा 5th सेमेस्टर जेओटी के तहत में आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने हैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। और एडवांस सर्वे बीटेक डिप्लोमा दोनों के लिए है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्वेइंग का एक एडवांस फॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आपको एडवांस सर्वे में कर्व पढ़ने हैं, फिर आगे ट्रायंगुलेशन भी पढ़ने हैं, इसमें थोडोलाइट का भी कुछ एप्लीकेशंस है, इसमें आपको ट्रेपेजॉइडल रूल भी इसमें पढ़ने होते हैं। तो बहुत सारे इसमें 4 से 5 यूनिट टोटल आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट 1 की अगर डिस्कस करें, यूनिट 1 हमारा है कौन सा, तो कर्व है। कर्व जो है पूरे एडवांस सर्विंग में सबसे बड़ा यूनिट आपको मिलेगा। इसी के नज़रिए से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बड़ा होने के चलते यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कर्व का डिफिनेशन देखेंगे कि कर्व कहते किसको हैं। कर्व है कि कर्व आर जनरली यूज्ड ऑन हाईवे एंड रेलवे। कर्व का मतलब क्या है, देखिए इसको हाईवे और रेलवे में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, जैसे कोई हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट रोड है, अगर हम जा रहे हैं स्ट्रेट रोड पर और हमको हमको रिक्वायरमेंट है या तो लेफ्ट साइड मुड़े या तो राइट साइड मुड़ने की हमें रिक्वायरमेंट अगर पड़े, तो इधर से जो रोड जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में जो रोड जाएगा, उस रोड में हमें मुड़ने के लिए अगर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस स्ट्रक्चर बना हो, या तो मंदिर हो किसी भगवान का, या पहाड़ हो जाए, या खाई हो जाए, तो हमको क्या करना होगा, आइदर इसे यहाँ से कर्व से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ से कर्व बनाना पड़ेगा, तभी हम इधर से जा पाएंगे, और नहीं तो हमारे स्ट्रेट लाइन पड़ जाएगा इधर से सीधे। ठीक है, तो हमें कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कर्व बनाते हैं, चाहे वो रेलवे में बनाए चाहे वो हाईवे में बनाए। अगर हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो स्ट्रेट लाइन अगर हम नहीं, अगर पॉसिबल है स्ट्रेट जा सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि यहाँ पर हम जा करके अपना डायरेक्शन यहाँ से चेंज करें, जो कि बहुत सारे केस में होता है, अगर जहाँ पॉसिबल नहीं है तो वहाँ हमें कर्व बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कर्व आर जनरली यूज ऑन हाईवे एंड रेलवे, हाईवे और रेलवे में कर्व का यूज किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यह मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जरूरी होता है। ए कर्व में बी सर्कुलर, पैराबोलिक और स्पाइरल एंड ऑलवेज टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट डायरेक्शन। कर्व क्या होता है, पैराबोलिक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, और ऑलवेज टेंजेंशियल होगा टू स्ट्रेट डायरेक्शन का। जैसे एक डायरेक्शन स्ट्रेट है और ये भी डायरेक्शन स्ट्रेट है, तो इसके हमेशा ये टेंजेंशियल होगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक सर्कल पे कहीं हम लाइन डालते हैं तो क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो ये जैसे कि अगर यहाँ से हमने कर्व बनाया तो ये लाइन इस पर क्या होगा, हमेशा टेंजेंट होगा, तो ये ऑलवेज टेंजेंशियल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कर्व की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ कर्व। नेसेसिटी ऑफ कर्व की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे नेसेसिटी में। सबसे पहला कि आपको तो वही डायरेक्शन हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग कर्व बनाते हैं। पहला, टू अवॉइड एक्सेस कटिंग एंड फिलिंग। देखिए एक्सेस कटिंग एंड फिलिंग, कर्व जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमको हॉरिजॉन्टल में ही प्रोवाइड करे, तो सीधा जा रहे थे हमको इससे मुड़ना पड़े। बहुत बार होता है कि हमको अप्स एंड डाउन्स में भी जाना पड़ता है, तो ये भी एक कर्व है। ये हॉरिजॉन्टल कर्व होता है और ये वर्टिकल कर्व होते हैं। तो अगर आपका रोड ऐसा है, मान लो कि आप स्ट्रेट आ रहे हो और सामने इस तरह का रोड मिल जा रहा है, जो कि बहुत मिलता है, सब लोग ट्रैवल किए होंगे, तो बहुत ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, कहीं से स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, उसके बाद से वर्टिकल मिलता है, फिर डाउन जाते हैं, फिर अप मिलता है, इस तरह से। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो वहाँ पर अगर इसको स्ट्रेट बनाना होगा तो क्या करना होगा, इसको यहाँ से कट करेगा और फिर इसको यहाँ पर फिल करेगा। तो इस कटिंग को और इस फिलिंग को बचाने के लिए, यानी कि जब देख रहा है कि अगर हम इसको नहीं काट रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो उसको यह देखा जाता है प्राय कि क्या यह स्टीप कर्व तो नहीं बन रहा है। स्टीप कर्व मतलब कि तीखा चढ़ान तो नहीं ना है, जहाँ पर चढ़ना उतरना मुश्किल हो। तो यहाँ पर एक्सेस कटिंग और फिलिंग को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह के कर्व को कहा जाता है वर्टिकल कर्व। सेकेंड है, द ऑब्स्ट्रक्शन विच केम इन द वे ऑफ स्ट्रेट अलाइनमेंट कैन बी मेड इजियर बाई पास विद द हेल्प ऑफ कर्व। हाँ, जैसा कि हमने फर्स्ट में ही कहा, जैसे कि हमने फर्स्ट में एग्जाम्पल में बताया कि दो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम वहाँ पर मान लीजिए खाई है, मान लीजिए कोई मंदिर वगैरह आ गया, कोई रिलीजियस प्लेस आ गया, दो स्ट्रेट लाइन है, हमको यहाँ से कर्व बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस जगह पर स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकते थे,
तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ा, कर्व को बनाना पड़ा। तो ये इसमें क्या किया, स्ट्रेट अलाइनमेंट जो है इसको इस रास्ते में हम नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कर्व बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द स्ट्रेट रूट ग्रेडियंट आर मेड फॉर मोर कंफर्टेबल एंड इजी प्रोवाइडिंग डाइवर्जन विद द हेल्प ऑफ कर्व। स्ट्रेट रूट में ग्रेडियंट प्रोवाइड करना, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि चढ़ान। जैसे अगर हम कहें 1/10, 1/10 ग्रेडियंट अगर बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मीटर सीधा चलने पर, स्ट्रेट चलने पर 1 मीटर का चढ़ान आपको मिला, तो इस स्लोप को कहा जाता है 1/10। तो कहता है कि मोर कंफर्टेबल और इजी प्रोवाइडिंग डाइवर्जन की वजह से, कर्व के हेल्प से कंफर्टेबल और इजी डाइवर्जन हो जाता है, तो उस केस में हम लोग भी कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन इज इन द स्ट्रेट रूट कॉस्टली एंड रिलीजियस प्लेस। देखिए वही बात कहा जो कि हमने पहले डिस्कस किए हुए थे कि स्ट्रेट रूट में कॉस्टली, मान लीजिए स्ट्रेट रूट है, ये स्ट्रेट रूट है, ये वाला जमीन जो है बहुत महंगा है, यानी कोई देना नहीं चाहता यहाँ पर, या रिलीजियस प्लेस आ गया, या खाई आ गया, या पानी आ गया, ठीक है, रिवर वगैरह आ गया, तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाएंगे, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट अलाइनमेंट और कॉस्टली लैंड या रिलीजियस प्लेस की वजह से, एक्सेस कटिंग एंड फिलिंग की वजह से, और ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की वजह से यह जरूरी होता है कि कर्व हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कर्व। कितने तरह के कर्व होते हैं, तो अभी जैसे बताएं, एक हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व का मतलब कि जो स्ट्रेट रूट में प्रोवाइड किया जा सके, ये हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाता है इस तरह से। ठीक है, फिर ये लाइन जाकर के सीधी हो जाती है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। और दूसरा है आपका वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व मतलब कि स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं और आपको फिर चढ़ान मिल रहा है, फिर ढलान मिल रहा है, फिर चढ़ान मिल रहा है, फिर जाके स्ट्रेट हो जाता है, तो इस तरह के कर्व को हम लोग वर्टिकल कर्व कहते हैं। वर्टिकल कर्व दो तरह के आएंगे, वैली कर्व और समिट कर्व। तो जो ऊपर की तरफ में जाएगा समिट होगा, और जो नीचे की तरफ में आएगा वैली होगा, ये वैली कर्व होगा, ये समिट कर्व कहलाएगा। जबकि हॉरिजॉन्टल कर्व जो है 3 तरह के आएंगे। कौन कौन 3 तरह के आएंगे, हाँ, हॉरिजॉन्टल कर्व आपको 3 तरह के मिलेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व मिलेंगे, मतलब ये कि आपको स्ट्रेट लाइन पर सर्कुलर बना हुआ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है, ये दूसरा स्ट्रेट रोड है जहां पर हमको डायरेक्शन अपना चेंज करना है, तो इसके बीच में जो कर्व बनाएंगे वो कहलाएगा सिंपल सर्कुलर कर्व। अगर ये बिल्कुल आपको सर्कल के शेप का, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन से आ रहे थे, अब यहीं से अपना रास्ता मोड़ लेंगे और फिर इस रास्ते में चलने के लिए आ जाएंगे, तो ये जो अगर ये इसका फॉर्मेशन अगर सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा होगा, तब इसको कहेंगे क्या, सिंपल सर्कुलर कर्व कहेंगे। ठीक है, अगर सर्कल के फॉर्म में है तब। दूसरा है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व का मतलब हुआ कि दो विभिन्न रेडियस, जैसे ये सिंपल सर्कुलर कर्व, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस आर होगा, यहाँ भी रेडियस आर होगा। तो कंपाउंड कर्व कहता है कि दो अलग अलग रेडियस जिस कर्व का हो, जैसे यहाँ से ए से एम एक अलग रोड है और एन से सी दूसरा रोड है, इसको हमें कर्व में बनाया गया है। तो ए से पी एक अलग रेडियस का कर्व है, R1 है ये, और P से T2 यहाँ पर ये अलग रेडियस है जिसका रेडियस यहाँ पर R2 है। तो दो अलग अलग रेडियस के कर्व जब एक साथ मिल रहे होते हैं, तब इनसे मिलके जो हमें कर्व मिलता है, इनसे मिलकर जो कर्व बनता है, उसको कहा जाता है कंपाउंड कर्व। एंड तीसरा है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व कहेंगे कुछ इस तरह के कर्व को, यानी कि पहले आपका एक स्ट्रेट पोर्शन आएगा, मतलब कि एक सीधा कर्व होगा, और इसी का सेम दूसरा कर्व भी आएगा, यानी कि दो कर्व अपोजिट डायरेक्शन में अगर मिल रहे होंगे तो उसको कहा जाता है रिवर्स कर्व। इन तीनों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे कैसे होता है। रिवर्स कर्व में यह जरूरी नहीं है कि दोनों सेम डायरेक्शन हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स कर्व में ये याद रखेंगे। तो सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, हॉरिजॉन्टल कर्व के। उम्मीद है इतना चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ये सिंपल सर्कुलर कर्व सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कंपाउंड कर्व, एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे रिवर्स कर्व का। सिंपल सर्कुलर कर्व डिफिनीशन क्या करेंगे इसको हम लोग, ए सिंपल सर्कुलर कर्व कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल। सिंपल सर्कुलर कर्व के क्या होता है, एक सर्कल का आर्क होता है। जैसे सर्कल है, इस सर्कल का अगर हम कोई सेगमेंट कंसिडर करेंगे तो कुछ ऐसा हमें सेगमेंट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा सेगमेंट, बस इसी को हमें डिफाइन करना है, इसी पर हमें सारा वैल्यू को यूज करना है, तो यही कहलाता है सिंपल सर्कुलर कर्व। दिस कर्व इज टेंजेंशियल टू टू स्ट्रेट लाइन।
हमने कहा था टेंजेंशियल होते हैं। क्या टेंजेंशियल होगा? जैसे ये सर्कल है, सर्कल पर टेंजेंट इस तरह से प्रोवाइड करेंगे एंड सर्कल पर टेंजेंट एक यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से। तो एक रोड ये हो जाएगा, दूसरा रोड ये हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या रहता है? ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहते हैं। यानी जैसे ये कर्व है तो इस कर्व पर एक टेंजेंट इधर से आएगा, दूसरा टेंजेंट यहाँ से आएगा, तो दो टेंजेंट हमेशा मिलेंगे इस रूट पर। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स है, देखिए जैसे कि रेलवे में प्रोवाइड किया गया है, रेलवे में प्रोवाइड किया हुआ एक कर्व है। अब यहाँ पर आपको रेडियस नहीं देखने को मिलेगा। रेडियस का मतलब तो एज्यूम किया जाता है ना, यहाँ पर जहाँ भी इसका होगा कॉर्नर, वहाँ से कहीं सेंटर होगा, सेंटर से लाएंगे तो इसका ये रेडियस बनता है। तो रेलवे में ऐसा किया गया, ये आपका सिंपल सर्कुलर कर्व का एग्जाम्पल है। और ऐसा ही रोडवे का, रोड का भी एक कर्व प्रोवाइड किया गया, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है सिंपल सर्कुलर कर्व का। तो उम्मीद है सिंपल सर्कुलर कर्व आपको समझ में आया होगा। अभी कर्व बनता कैसे है और इसके क्या क्या एलिमेंट है, इस पर डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, क्या क्या इसके एलिमेंट होते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व तो जान गए, उसमें बहुत सारे नाम होते हैं कर्व के। तो कर्व के डिफरेंट डिफरेंट नाम को हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व। डिग्री और रेडियस का मतलब क्या हुआ? द डिग्री ऑफ कर्व इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क और ए कोड ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ। मतलब कि एक जैसे कर्व है, इस कर्व का डिग्री कहाँ से मेजर किया जाता है? तो जो सेंटर पे आते हैं, ये आपका कर्व का डिग्री होगा, कितना ज़्यादा आपका ये इसका एंगल ये बनाता है। द डिग्री ऑफ कर्व इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है, एन आर्क और ए कोड ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ, दिया गया आपका एंगल, ये हो गया आपका कोड स्पेसिफाइड लेंथ का। द रेडियस ऑफ सर्कल विच टच ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट हैज द सेम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट दैट पॉइंट। मतलब कर्व का जो रेडियस होगा, ये भी कर्व का रेडियस होगा, जहाँ पर टच करेगा, जहाँ पर ये टच करता है स्टार्टिंग में, कर्व जहाँ से बनता है उसको हम लोग कहेंगे क्या? टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट और कर्वेचर पॉइंट उस पर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे किस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आगे आपका रेडियस हमने बता दिया, कर्व का रेडियस आएगा, और यहाँ जो आएगा ये कर्व का डिग्री होगा, कितने डिग्री का वो कर्व बनेगा। द डिग्री ऑफ कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्व, यानी कि रेडियस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिग्री का। ये कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे कैसे होगा। रेडियस जो है डिग्री का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्टी मीटर फ्लैट कर्व, 20 मीटर शार्प कर्व, 10 मीटर फॉर वेरी शार्प कर्व। यानी कि इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लैट कर्व के लिए 30 मीटर, शार्प कर्व के लिए 20 मीटर और 10 मीटर हम लोग यूज करेंगे वेरी शार्प कर्व के लिए। ये सब है क्या वैल्यू? 30 मीटर, 20 मीटर और शार्प कर्व जो है कर्व का लेंथ होता है। ठीक है, कर्व का लेंथ के लिए एक देखेंगे, जैसे कि आपका एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व में यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसका रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस। कर्व का यहाँ से लॉन्ग कोड होता है, ठीक है, इस कर्व को, इसको हम लोग लॉन्ग कोड के नाम से जानते हैं। तो कर्व का जो रेडियस आएगा, जो डिग्री हमने कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस पॉइंट को T1 कहते हैं, इस पॉइंट को T2 मानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि सर्कल में जो सर्कल का आर्क होता है, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल का जो ये आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ को अगर हम L मानते हैं, ठीक है, और थीटा एंगल सबटेंड करता है इस पर, तो थीटा बराबर क्या होता है? L बट्टा में R। ठीक है, R क्या होता है? इसका रेडियस होता है। तो थीटा किसके बराबर होता है? जितना आर्क का लेंथ है और जितना उसका रेडियस है, इसका रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कर्व का लेंथ क्या है? कर्व का लेंथ है, पहली बार में 30 मीटर हम यूज करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस चेन से इसको मेजर किया जाता है कर्व को, वो दो तरह के चेन होते हैं, एक 30 मीटर का होता है और एक 20 मीटर का चेन होता है। तो दोनों पर हम वैल्यू को यूज करेंगे। पहले मान लिया कि L की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर है। तो इसके लिए हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि होता है क्या? थीटा बराबर L बाई आर। तो L के जगह पर क्या लिखे? L के जगह पर हमने लिख दिया इसको 30। L के जगह पर लिख दिया हमने क्या? 30 मीटर, और R को R में ही रहने दिया। थीटा ये डिग्री में है, इसको हमको बदलना पड़ेगा रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं? पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा के साथ में, तो बनेगा हमारा 30 बट्टा में
आर। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा की जगह पर डिग्री लिख देते हैं क्योंकि डी होगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आर यहाँ आ जाएगा, आर बराबर ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई इंटू में डी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है 30 मीटर के लिए, ये होता है 1719 बट्टा में डी। ये हो गया आपका 30 मीटर के लिए आर की वैल्यू। तो यहाँ से क्या देखे हमने कि रेडियस जो है डिग्री का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डिग्री रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस नीचे आएगा तो डिग्री का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये होता है किसके लिए, 30 मीटर लेंथ के लिए। अगर हम इसको 20 के लिए बनाएं, 30 की जगह पर क्या लिख दें, अगर 20 मीटर चेन लेंथ के लिए बनाएं आर, फिर से वही बात होगी, पाई बट्टा में 180 इंटू में थीटा। तो इसके लिए क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, इसके लिए निकल के आएगा आर इज इक्वल टू, जब 20 आएगा तब 20 इंटू 180 डिवाइड बाई डी। और जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1146 डिवाइड बाई डिग्री। तो ये होता है आर की वैल्यू। तो ये दोनों ही आपको रेडियस की वैल्यू है, ये दोनों ही रेडियस की वैल्यू है जब आपका 20 मीटर के लिए हो और जब 30 मीटर के लिए हो। इसके यूज करेंगे कब, जब 30 मीटर आपका चेन लेंथ है, इसको यूज करेंगे कब, जब आपका 20 मीटर का चेन लेंथ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व में एक रिलेशन है छोटा सा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कर्व के लिए। देखिए कर्व जैसे कि आपको ये बनाया हुआ है, यहाँ पर कर्व का इस पार्ट को T1 से T2 को लॉन्ग कोड के नाम से जानते हैं। T1 से T2 का जो डिस्टेंस है लॉन्ग कोड है। और बाकी में भी डिस्कस करते हैं किसको किसको क्या कहते हैं। टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ का मतलब होता है, टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि सर्कल पे, जैसे कोई सर्कल है, इस पर जो लाइन खींचा जाता है इसको टेंजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पर टेंजेंट लेंथ, चूंकि कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कर्व यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसमें दो टेंजेंट है। पहला टेंजेंट आता है T1 से लेकर के B पॉइंट तक, और दूसरा टेंजेंट आता है B पॉइंट से लेके T2 पॉइंट तक। तो पहला टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये आता है। अब टेंजेंट लेंथ हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंजेंट के बारे में एक लाइन का डिफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन IV, I और V, यानी कि यहाँ पर जो हमने B लिखा है इसको I, यहाँ पर I मेंशन किए हुए हैं तो I लिख देंगे। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है T1 को। पॉइंट ऑफ कर्वेचर वह पॉइंट होता है जहां पर एक स्ट्रेट लाइन आकर के कर्व में तब्दील होती है, एक स्ट्रेट लाइन आते हुए कर्व में तब्दील होती है। तो जिस पॉइंट से कर्व में तब्दील होती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन सॉरी कर्व लाइन से बनते हुए जब यह स्ट्रेट लाइन में आकर के मिलती है तब इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है। ठीक है, इट इज, तब यहाँ के लिए बता दिया। दूसरा के लिए कहता है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये हो गया जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया T2। तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, आगे हम डिफिनेशन बताएंगे आपको कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जहां पर कि स्ट्रेट लाइन आकर के एक आपको कर्व लाइन में मिलती है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर। और जहां पर कर्व लाइन आके, जैसे ये कर्व लाइन आकर स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है, कर्व लाइन आया है यहाँ से स्ट्रेट लाइन आके मिला था, जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हुआ इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हम टेंजेंट लेंथ किसको कहेंगे, टेंजेंट लेंथ हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, टेंजेंट लेंथ कहेंगे कि पॉइंट, वह पॉइंट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ का डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू पॉइंट ऑफ, सॉरी पॉइंट ऑफ कर्वेचर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट लेंथ। अब टेंजेंट लेंथ को कैलकुलेट करने का कैसे फॉर्मूला है, देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। टेंजेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान दीजिए, ट्रैंगल हम किसको ले रहे हैं, एक यहां से हमने ट्रैंगल ड्रॉ किया, ठीक है, यानी कि ट्रैंगल BT1R, सॉरी इसको O लिखिए, इसको O, BT1 O में,
यानी कि जो हमने ट्रायंगल बनाया कुछ ऐसा ट्रायंगल ये आपको मिला। इसमें ये 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए इसका। जिस लाइन पर आकर के इंटरसेक्ट होता है इसको मानते हैं फाई, और यहाँ का एंगल अगर फाई होता है तो सेंटर पर एंगल जो है ये फाई/2 होता है, और यहाँ पर सेंटर पर एंगल जो होगा ये फाई/2 होगा। तो यहाँ पर ये एंगल फाई आपका 2 मिला। अब हमें आप सभी को पता होगा कि एंगल के सामने जो भुजा होती है इसको कहा जाता है कि लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कहलाता है कर्ण, और इसके साथ में लगी हुई भुजा होती है ये होता है आधार। तो इस ट्रायंगल में अगर हमको निकालना होगा tan थीटा, यानी कि tan फाई/2, tan थीटा यानी कि थीटा ये है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? तो लंब की वैल्यू हमें निकालना है, क्या लिख दें यहाँ पर BT1, और आधार की वैल्यू कितनी है? तो आधार यही ना है R, आधार तो इसका रेडियस है, तो आधार की जगह क्या लिख देते हैं? रेडियस। तो हम लोग क्या देखते हैं, BT1 की वैल्यू आ जाती है R tan फाई/2, यानी कि हमें क्या मिल गया ये? तो टेंजेंट लेंथ मिल गया। यानी टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? R tan फाई/2। तो टेंजेंट लेंथ हमें क्या मिल गया? R tan फाई/2। यहाँ से टेंजेंट लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीज आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। साथ साथ आप लोग अपना कॉपी वगैरह लेके बैठे हो तो इसको नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टेंजेंट लेंथ की वैल्यू, जैसे कि हमने निकाला, ये यहाँ पर वैल्यू आपको लिखा हुआ मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, जिसको आई या भी से डिनोट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जहाँ पर नहीं बताया कि दो स्ट्रेट लाइन आकर के मिलती हैं, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जिसको आई या भी से डिनोट करते हैं। और इस टेंजेंट को बैक टेंजेंट और इस टेंजेंट को फॉरवर्ड टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें इसको कहेंगे हम लोग बैक टेंजेंट और इसको कहेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट। ये हो गया बैक टेंजेंट और ये कहलाएगा फॉरवर्ड टेंजेंट। तो ये हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट आके जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उनको कहा जाएगा क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको कहेंगे? द बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड एज वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला है पॉइंट ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1 को कैसे? इट इज द पॉइंट ऑन बैक टेंजेंट। बैक टेंजेंट पर पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई बैक टेंजेंट पर? तो ये इस तरह का कर्व जो बनाए थे, यहाँ पर जो कर्व हमने ड्रॉ किया था यही था T1। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बैक टेंजेंट, बैक, और इसको कहा जाता है फॉरवर्ड टेंजेंट। तो बैक टेंजेंट पर वह पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन बैक टेंजेंट, वह पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ कर्व, कर्व के बिगिनिंग पर, कर्व की जहां शुरुआत हो रही है, इस पॉइंट पर अलाइनमेंट ऑफ रूट चेंजेज फ्रॉम, अलाइनमेंट ऑफ रूट, रूट का अलाइनमेंट चेंज होता है कहां से? स्ट्रेट लाइन टू ए कर्व। ये स्ट्रेट लाइन था पहले, अब इसमें हम क्या बदल दिए? कर्व में बदल दिए। जिस पॉइंट पर एक कर्व में बदलना शुरू हुआ उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्वेचर पॉइंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? TC, पॉइंट ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1। TC या फिर इसको T1 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? तो इसी में आपको इसकी वैल्यू आती है पॉइंट चेंज के लिए। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहता है कि इट इज द फॉरवर्ड टेंजेंट। तो ये फॉरवर्ड टेंजेंट था, फॉरवर्ड टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि कर्व लाइन से स्ट्रेट लाइन में अगर मिल रहे हैं तो उस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिसको T2 से डिनोट करते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन फॉरवर्ड टेंजेंट, या फॉरवर्ड टेंजेंट पर वह पॉइंट होता है और कर्व के एंड पर एट दिस पॉइंट अलाइनमेंट ऑफ रूट चेंजेज फ्रॉम ए कर्व टू ए स्ट्रेट लाइन टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर अलाइनमेंट चेंज होता है कहाँ से?
कर्व से स्टार्ट करके स्ट्रेट लाइन में आकर के मिलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कर्व टेंजेंट पॉइंट। इसको कर्व टेंजेंट पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, सिटी। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ये कर्व आपने ड्रॉ किया, इस कर्व में इस पॉइंट को बैकवर्ड टेंजेंट पर T1 यानी कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर इसको यूज किए TC, और इस पॉइंट को T2 यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसको हम लोग यूज किए, सॉरी CT, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर इसको T2 से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग PC लिखते हैं, इसको हम लोग PT भी लिखते हैं। तो अपना अपना नोटेशन का तरीका है, PC PT कुछ भी लिखे, T1 T2 आपको लेकिन पता होना चाहिए किसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व। देखिए चेनेज क्या होते हैं, चेनेज का मतलब हुआ, चेनेज का मतलब ये चीज हुआ, इसको थोड़ा सा मिटाएं, ये जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे कर्व हमने ड्रॉ किया, तो स्टार्टिंग से हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। आपको चेनेज दिया रहेगा इंटरसेक्शन का, मतलब स्टार्टिंग कहीं से हुआ होगा, कर्व का स्टार्टिंग कहीं से भी हुआ होगा आगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये नाम दे दिया तो इधर से कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, तो स्टार्टिंग से करके यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता होता है। तो चेनेज का मतलब होता है डिस्टेंस। तो कहता है कि जब आपको कर्व यहाँ से स्टार्ट करना है, मान लीजिए यहाँ से आपने कर्व स्टार्ट किया T1 पॉइंट का, तो पूछेगा T1 का चेनेज बताइए। तो जो आपको यहाँ से टोटल डिस्टेंस पता रहेगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस पता रहेगा, उसमें से हम टेंजेंट लेंथ को घटा देंगे तो कहाँ आ जाएंगे, T1 पे आ जाएंगे। तो T1 का चेनेज के लिए हमें क्या करना होता है, चेनेज ऑफ T1। तो चेनेज ऑफ B यानी कि इस पॉइंट को चेनेज ऑफ B यानी कि B का चेनेज, जो कि क्वेश्चन में आपको पता रहेगा, इसमें से T घटा देंगे। T का मतलब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस, यानी कि टेंजेंट लेंथ का डिस्टेंस। टेंजेंट लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, अगर घटा देंगे तो चेनेज ऑफ T में आ जाएंगे। और चेनेज ऑफ T2 पे कैसे आएंगे, तो चेनेज ऑफ T1 यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, और उसके बाद हम कर्व लेंथ जो L है, कर्व का ये लेंथ अगर जोड़ देंगे तो आ जाएंगे कहाँ पे, T2 पे। तो वही कहता है कि T2 का चेनेज कैसे निकालेंगे, तो चेनेज ऑफ T1 में चेनेज में जोड़ देंगे क्या, लेंथ ऑफ कर्व को जोड़ देंगे, तो कर्व का लेंथ इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हमारा चेनेज ऑफ T1 और चेनेज ऑफ T2 भी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इतना उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ कर्व। कर्व के लेंथ के लिए, कर्व का लेंथ कहाँ से डिफाइन होगा, तो देखिए ये कर्व है, यहाँ से इस लेंथ को कहेंगे लेंथ ऑफ कर्व। इतना ही ना लेंथ है कर्व का, कर्व का ये जो लेंथ आया इसी को कहा जाता है लेंथ ऑफ कर्व। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कर्व के लेंथ के लिए देखिए इसमें एक लाइन लिखे हुए हैं, इट इज द लेंथ ऑफ कर्व और रूट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1 से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T1 के बीच की जो दूरी है वही कहलाएगी क्या, लेंथ ऑफ कर्व। इसके बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, इसी को कहेंगे हम लोग लेंथ ऑफ कर्व होता है। अब लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे अगर कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मानते हैं दूध है और पानी है। दूध, मिल्क की संख्या, मिल्क का अमाउंट यहाँ पर आपको 10 लीटर है और वाटर का अमाउंट यहाँ पर 5 लीटर है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है, 15 लीटर का सॉल्यूशन है। तो जितना प्रोपोर्शन मिल्क और वाटर का होगा, अगर इसमें से हम 100 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लें, तो इसमें भी वही प्रोपोर्शन होगा ना जो इसमें प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पर किस प्रोपोर्शन में है, 2:1 में है। तो इस लिक्विड में ये जो हम बाहर निकाले हैं 100 ml, यहाँ भी 2:1 में ही होगा मिल्क और वाटर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लागू होती है, यानी कि जो सर्कल है, अगर सर्कल इतना है, इस सर्कल में कोई कर्व लिया गया है, यानी कोई इसका सिगमेंट माने हैं, तो इस सर्कल का इस सिगमेंट क्या है, लेंथ L, इसी का लेंथ निकालना है। इस पर एंगल कितना है, मानते हैं एंगल इसका थीटा है यहाँ पर। ठीक है, एंगल यहाँ पर कितना है, एंगल मान लिया यहाँ पर थीटा है या फाई है कुछ भी, तो पूरे एंगल का लेंथ कितना होगा, जिस प्रोपोर्शन में पूरा सर्कल होगा उसी प्रोपोर्शन में यहाँ भी होगा। कहने का मतलब कि जो छोटा वाला सर्कल है, जो ये सिगमेंट है, इसका लेंथ और डिवाइड बाई हमने किया है कितना एंगल पर है, तो एंगल मान लेते हैं इसका थीटा पे है या फाई पर है। पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है, पूरा सर्कल का लेंथ निकालेंगे तो हो जाएगा 2πr, कि रेडियस इसका r होता है और r मानते हैं इसका रेडियस, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन अगर इक्वल कर देंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाता है, लेंथ ऑफ कर्व मिल जाता है। L बराबर क्या लिख सकेंगे, 2 से 100 कटा दिए कितना में, 180 में, तो हो जाएगा पाई
आर डिवाइड बाई 180 इंटू में थीटा, थीटा है तो थीटा लिखे, डिग्री है तो डिग्री लिखे इसमें। तो यहाँ से इस चीज़ को आप यूज करके निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ कर्व के बारे में। उम्मीद है इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये सिर्फ हमने प्रोपोर्शन की इक्वेट किया है कि जिस प्रोपोर्शन में ये छोटे वाले सेक्शन में वैल्यू रहेंगे उतना ही प्रोपोर्शन में बड़े वाले सर्कल में भी रहेंगे। तो छोटे प्रोपोर्शन का लेंथ एल, बड़े सर्कल का यानी पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है तो 2 पाई आर होगा, और छोटे सर्कल का लेंथ एंगल है थीटा, तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360। इन दोनों के प्रोपोर्शन को हमने इक्वेट कर रखा है और यहाँ से वैल्यू को यूज किए तो आपको मिल गया लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें लेंथ ऑफ कर्व के आगे। लॉन्ग कोड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड किसको कहेंगे तो लॉन्ग कोड मतलब देखिए T1 से T2 का जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट लाइन वाला, इसको कहा जाता है लॉन्ग कोड। इट इज द कोड ऑफ सर्कुलर कर्व, ये कोड है सर्कुलर कर्व का। इट ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1, यह T1 को ज्वाइन करता है, एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2। तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन दोनों को क्या करता है, यह ज्वाइन करता है। तो T1 से T2 का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड किसके बराबर होगा, ये होगा 2 साइन फाई बाई 2 का। कैसे होगा 2 फाई साइन बाई 2 का, तो देखिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल कौन सा, तो ये छोटा ट्रायंगल T1 से, ठीक है, इसके सेंटर को हमने O माना, यानी कि अगर हम लें ट्रायंगल T1 EO, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है इसको आप में यहाँ से O यहाँ पर ओरिजिन मानिए। तो T1 EO ट्रायंगल में यानी कि कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल बनेगा। ये हो गया T1, ये हो गया E, ये हो गया O। हमने क्या बताया, यहाँ पर का एंगल अगर फाई है तो सेंटर पे एंगल कितना होगा, ये आधा है तो 5/2, और यहाँ भी होगा 5/2, दोनों मिलके यहाँ पर फाई होंगे। पूरा एंगल यहाँ से फाई होगा तो आधा 5/2 यहाँ होगा, तो ये एंगल है आपका क्या 5/2। तो एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण, और ये होगा क्या आधार। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, T1 E का निकालना है, लंब का वैल्यू। तो कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन 5/2, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ से लंब की जगह क्या लिखे T1 E, T1 E, और कर्ण की जगह क्या लिखे हैं, तो ये रेडियस है, कर्ण की जगह पर रेडियस R, रेडियस R, यानी T1 E की वैल्यू क्या हो जाएगी, R साइन 5/2। अब बताइए कि यहाँ पर ये वैल्यू मिल गया R साइन 5/2, और इसी के इक्विवेलेंट ई भी है, तो ये भी क्या लिखेंगे R साइन 5/2। तो इसको हम लोग T1 से T2 को क्या लिख सकते हैं, T1 से T2 को लिख सकते हैं 2 T1 E, 2 टाइम्स हो जाएगा, जितना ये लंबाई है उतना ही ये भी लंबाई होता है, क्योंकि सिंपल सर्कुलर कर्व है तो सारा कुछ इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें T1 E के जगह पर हमने क्या लिखा, आगे 2 लगा दिए, यानी कि यहाँ पर 2 T1 E करना होगा, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 2R साइन 5/2। ये हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। इतना को कहेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड के बाद डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और फाई को तो हमने बताया कि डिफ्लेक्शन एंगल कहाँ पर होंगे, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कर्वेचर आकर के मीट करेंगे, हमारा कहलाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। द एंगल बिटवीन B1C, B1BC, ठीक है, यहाँ से B से इस एंगल को कहा जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। एंड द लाइन AB प्रोड्यूस बियॉन्ड द वर्टेक्स एंड द लाइन BC इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल फाई। B से C यहाँ से हमने नहीं मैच किया हुआ है, तो यहाँ पर T2 लिखा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन एंगल जनरली आपको इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस किसको कहा जाता है, जैसे ये जो आपका कर्व है, इस कर्व में अभी हमने किसको किसको बता दिया, तो इसको हमने कहा
लेंथ ऑफ कर्व होता है L। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने क्या बताया, T1 से T2 को कहा लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड कैपिटल L से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं आपको, उसके बाद इससे भी पहले हमने क्या डिस्कस किए, टेंजेंट लेंथ, T1 से B का डिस्टेंस हमने कहा था टेंजेंट लेंथ। अब हम बता रहे हैं एपेक्स डिस्टेंस या एक्सटर्नल डिस्टेंस। एपेक्स का मतलब हुआ कि यहां से B से F तक का जो डिस्टेंस होगा, B से F तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग, यानी कि F से B का डिस्टेंस या B से F का डिस्टेंस, ये कहलाएगा आपका क्या, एपेक्स डिस्टेंस। अब इस एपेक्स डिस्टेंस में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए B से F के वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, B से F के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, OB में से अगर OF को घटा दें तो BF हम लोग लिख सकते हैं। B से F का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, B से O, यानी O से B में से अगर FE घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, O से B में O से F घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, B से F का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से O से B, O से B के लिए देखिए अब ट्रायंगल हमको यूज करना पड़ेगा, कौन सा, हमको यहाँ से ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल कितना होगा, एंगल है यहाँ पर 5/2, 5/2 एंगल है, ये 90 डिग्री है। एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होता है। ये भुजा क्या सा होगा, तो कर्ण होगा, और ये हो जाएगा आधार। ठीक, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ से बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि कर्ण है। साइन कॉस टेन में साइन लेते हैं तो लंब बटा कर्ण, कॉस लेंगे तो आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा करते हैं, अगर सेक सेक थीटा लेंगे, सेक 5/2, तो कॉस होता है क्या, आधार बाई कर्ण, ये होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बट्टा में आधार, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, बी से ओ का डिस्टेंस, बी से ओ हो गया कर्ण, और आधार की जगह पर क्या हो गया आर, और यहाँ पे लिखेंगे सेक 5/2। तो यहाँ से बी से ओ का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, आर सेक 5/2, और ओ से एफ क्या है, ओ से एफ रेडियस है ना, है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ओ से एफ क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। तो आर, यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं, आर कॉमन हो जाएगा, सेक 5/2 -1, ये हो जाएगा बी से एफ का डिस्टेंस या एफ से बी का डिस्टेंस, जो भी कह लीजिए, ये आपका हो जाएगा एपेक्स डिस्टेंस। यानी कि एपेक्स डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर सेक 5/2 -1। उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे एक और छोटा सा इसमें टॉपिक बच गया, मिड ऑर्डिनेट बच गया। एपेक्स डिस्टेंस बता दिए, टेंजेंट लेंथ बता दिए, लेंथ ऑफ कर्व बता दिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे सब डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन है, में भी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये फिर आपका हो जाएगा, फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और इसमें कुछ किया नहीं गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाए हुए हैं और कुछ नहीं किया हुआ है। तो एपेक्स डिस्टेंस क्या कहेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ जो बी है, एंड मिडिल पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व का मिडिल पॉइंट, जो कर्व है इसका मिडिल पॉइंट है एफ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है द डिस्टेंस बी एफ, इज नोन एज एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, एपेक्स डिस्टेंस देखिए किसके बराबर होगा, बी से एफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी से ओ माइनस एफ से ओ, यानी कि पूरा डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाता है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो हमने कहा ट्रायंगल उसको यूज कीजिए, और यूज करने के बाद मिल जाएगा आर सेक 5/2 -1। इस आर सेक 5/2 को आर एस एक्स भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिखा हुआ मिल जाए, ये लिखा हुआ मिल जाए, दोनों ही आपका सेम होता है। नेक्स्ट है मिड ऑर्डिनेट किसको कहेंगे, तो इट इज द इंटरसेप्ट ई एफ। देखिए ई से एफ का जो डिस्टेंस है, ये छोटा वाला जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है मिड ऑर्डिनेट। इसको कहेंगे क्या, मिड ऑर्डिनेट। ऑन द लाइन ओ बी बिटवीन एपेक्स जो है एफ एंड द कर्व मिडिल पॉइंट ई, कर्व का मिडिल पॉइंट जो है ये ई, लॉन्ग कॉर्ड का मिडिल पॉइंट जो है ई ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज कॉल्ड द वर्साइन ऑफ कर्व। इसको हम लोग वर्साइन ऑफ कर्व के नाम से भी जानते हैं।
यानी मिड ऑर्डिनेट को दूसरा नाम से भी जानते हैं कौन से, तो वर्साइन ऑफ कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमने सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लिए हैं। क्या एपेक्स डिस्टेंस किसको कहेंगे, तो बी से एफ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एपेक्स डिस्टेंस, और एफ से ई का जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका मिड ऑर्डिनेट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मिड ऑर्डिनेट को, ई एफ को देखो, ई से एफ का डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, ओ एफ माइनस ओ ई, यानी ओ से एफ क्या होगा रेडियस, और ओ से ई अगर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें से घटा देंगे तो मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल को हम डिस्कस करेंगे। इस छोटे ट्रायंगल का इसमें हो जाएगा ये एंगल क्या, ये एंगल हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, तो एंगल के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, ये हो जाएगा अगेन आपका ये कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो हमको क्या चाहिए, ओ से ई का डिस्टेंस चाहिए। ओ से ई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें आधार चाहिए, लिख सकते हैं इसमें क्या cos 5/2 बराबर आधार बट्टा में कर्ण। आधार की जगह क्या लिखेंगे, ओ से ई, और कर्ण की जगह हम अगेन आर यूज करेंगे, तो ओ से ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओ से ई बराबर आर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आर कॉस 5/2। तो ओ से ई की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ओ एफ तो ऑलरेडी था, ओ एफ हमारे पास में आर था, ओ एफ की जगह पर ओ एफ की जगह पर हमने आर लिख दिया, और आर के बाद हमने क्या लिखा, ओ से ई आर कॉस 5/2। तो आर आर दोनों में कॉमन कर लिए, ठीक है, उसके बाद कॉमन कर लिए तो हमारे पास मिल गया आर 1 माइनस कॉस 5/2। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है, ओ से एफ की वैल्यू क्या है, ओ से एफ है हमारे पास में आर, और ओ से ई हमने क्या मिला, आर कॉस 5/2। इन दोनों में से आर को कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 5/2। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल जाता है आपका वर्साइन ऑफ कर्व। इसका दूसरा नाम भी है, वर्साइन ऑफ कर्व भी कहा जाता है, या फिर आपका मिड ऑर्डिनेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना सब चीज़ें थी आपको कर्व के बारे में, इसका डिफिनीशन और इसके डेरिवेशन के लिए। ज़्यादा क्लियर होगा जब एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें देखेंगे, कौन सा इसमें न्यूमेरिकल बन पाते हैं। देखिए ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसका डेरिवेशन भी पूछ दिया जाए, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसके बारे में भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम फिर से लिख देते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा आपका, या फिर आर वर्साइन 5/2, जिस तरह से यहाँ पर आर एस एक्स लिखा जाता है सेक 5/2 माइनस 1 को, आर एस एक्स 5/2, इसी तरह से इस चीज़ को भी यूज करते हैं। तो हो गया आपका वर्साइन ऑफ कर्व या मिड ऑर्डिनेट। अब देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और जिसमें आपको सारा चीज़ें वहाँ पर यूज होंगी जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट चेन एज 1150.50 मीटर पे, दो स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया है, रेडियस दिया है 500 मीटर का। तो डिटरमाइन करना है, क्या क्या डिटरमाइन करना है, टेंजेंट लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड टेंजेंसी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, डिग्री ऑफ कर्व, इफेक्ट डिस्टेंस एंड मीन ऑर्डिनेट। मतलब जितना अभी पढ़े सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए जैसे एक कर्व बनाते हैं, सपोज ये कर्व है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, चेनेज दिया हुआ है 1150, मतलब कि इसका डिस्टेंस यहाँ से शुरू करते हुए कहीं से स्टार्ट किया होगा, और शुरू करते हुए यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया कितना, 1150.5 मीटर का ये आपको डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है। कर्व मान लेते हैं कहीं से शुरू होगा, ये आपका कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कर्व के लिए इसको मान लेते हैं T1, ठीक है, और ये हो गया आपका T2 पॉइंट। तो हमको T1 का चेनेज निकालने के लिए क्या करना होगा, I से T1 की वैल्यू घटा देंगे 1150 में से, तो हमें T1 का चेनेज मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट डिस्टेंस वही होगा T1 से I की वैल्यू। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे क्या क्या, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट लेंथ, ये I से T1 कह लें या I से T2 कह लें, ये आपका टेंजेंट लेंथ कहलाएगा। फॉर्मूला इसमें यूज किए r tan 5/2, जिसको हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया। r के जगह 500, देखिए ये जो रेडियस दिया है, ये जो यहाँ पर आपका रेडियस दिया हुआ है, ये r की वैल्यू है, और ये चेनेज है, और डिफ्लेक्शन जो दिया है यहाँ पर ये फाई की वैल्यू दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो इसमें वैल्यू पुट किए और मिल गया हमको कितना, 288.68 मीटर।
तो हमको पूछा जाएगा आप चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो देखिए 1150 में से इसको घटा देंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, T1 पे, यानी इसकी डिस्टेंस आपको दे दी गई। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने कितना, 288.68 मीटर। सिमिलरली इसका भी डिस्टेंस सेम ही होगा, दोनों ये एक दूसरे का कॉपी होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए यहाँ भी हो जाएगा। अगला है लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व का मतलब क्या है, T1 से T2 यानी इसका लेंथ जो L है, इसकी लेंथ कितनी आई, तो फिर अगेन फॉर्मूला यूज किए कि पाई आर फाई डिवाइड बाई 180। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया, पाई की जगह फाई, आर की जगह 500, रेडियस यहाँ पर 500 दे रखा है, और फाई है 60 डिग्री, तो उसको हमने यूज किया और वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट किया, आ गया 523.60 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है चेनेज ऑफ T1 का चेनेज हमने यूज किया, हमने बताया कि 1150.5 में से 288.67 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका चेनेज, वही किए घटा दिए तो हमको मिल गया, इसकी दूरी हो गई 861.82। ये कहाँ से दूरी, यहाँ से, तो यहाँ से कितनी दूरी हो गई इसकी, यहाँ से दूरी हो गई 861.82 मीटर। अब T2 का दूरी पूछेगा कितना हुआ, तो T1 में अगर हम L जोड़ देंगे तो T2 पर पहुँच जाएंगे, तो वही होगा चेनेज ऑफ T2। इस T1 में जो T1 की वैल्यू था, इसमें हमने कर्व का लेंथ जोड़ दिया 523, तो आगे हम कितना पे, T2 पे पहुंच गए। ये सभी चीज़ें कैलकुलेट हो गई, टेंजेंट लेंथ निकाल लिए, लेंथ ऑफ कर्व निकाल लिए, चेनेज निकाल लिए। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकालना, यानी कि यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन वाली वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाए क्या, इसके लिए फॉर्मूला लगाए 2 sin π/2। तो 2 के जगह 2, r के जगह पर 500, sin π/2 के जगह 60/2, यहाँ से निकाले तो इसकी दूरी आ गई 500, यानी कि ये हमारे पास में आ गया, ये वैल्यू हो गया कितनी, 250, और ये भी वैल्यू होगी कितनी, 250, यानी टोटल हो गया हमारे पास में 500। यहाँ से जो रेडियस है, यहाँ से इसका रेडियस होगा, रेडियस कितना दिया है, रेडियस भी आपको कितना दिया, 500 मीटर का दिया रखा है। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कर्व। कर्व का डिग्री क्या होगा, हाँ कर्व के लिए कुछ कहा नहीं है, तो आप इसको 30 मीटर पे मान के चले, 20 मीटर पे भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा। तो इसमें कर्व में मेंशन नहीं किया गया है, तो 30 मीटर को मान के बनाया गया है 1719/r वाले डिस्टेंस पे। तो यहाँ से निकाला तो कर्व का डिस्टेंस मिल गया, जैसा कि r की वैल्यू मैंने बताया था 1146/डिग्री। जब 20 मीटर का चेन लेंथ आपको यूज करना हो, और ये हो जाएगा 1719/डिग्री जब आपको 30 मीटर का चेन लेंथ यूज करना है। तो दोनों में क्वेश्चन में कुछ चूंकि दिया नहीं गया है, तो दोनों में से कोई भी मान के बनाएंगे आपकी वैल्यू सही होगी। ठीक है। तो रेडियस आपको पता है, तो डिग्री निकालना था, तो डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, रेडियस। तो यहाँ से कर्व की डिग्री यहाँ पर निकाल दिया गया, 30 मीटर एज्यूम करके निकाले हुए हैं। आप 20 मीटर पे भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, ये होगा कि कर्व का लेंथ छोटा पड़ जाएगा, और क्या, तो 30 मीटर पे बनाए हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा। एंड द लास्ट वन इज एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस मतलब क्या, कि यहाँ से आई से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको एपेक्स डिस्टेंस। अगेन वही फॉर्मूला, r से 5/2 - 1, r के जगह पर 500, सेक 5/2 जो है, फाइव की जगह पर 60/2, इसको निकाला था गया 77.35 मीटर इसकी डिस्टेंस। और लास्ट वन इज मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये डिस्टेंस। इसके लिए भी फॉर्मूला हमने यूज किया, r1 - cos 5/2। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। फॉर्मूला याद है तो 2 मिनट का काम है, और फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर बनेगा ही नहीं। तो इसमें सारा वैल्यू पुट किए, तो पुट किए तो आपको ये वैल्यू मिल गया। तो ये थे आपके एलिमेंट ऑफ कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फाइनल एग्जाम हो या आपका इंटरनल एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको रहने वाला है, और मिनिमम 8 मार्क्स से यहाँ से पूछा ही जाएगा। आपके फाइनल एग्जाम में भी बात कर लें, या चाहे आपका इंटरनल एग्जाम में भी बात कर लें। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।